हाँ भाई दोस्तों, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्ते और सबका स्वागत है। हम दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी 555 प्रश्न की एक सीरीज चला रहे थे और आज जो है उस सीरीज की अपनी छठी क्लास रहेगी। मतलब 5 क्लास जो है दोस्तों अपन पहले तैयार कर चुके हैं, 5 क्लास की तैयारी अपन पहले कर चुके हैं। आज जो रहेगी अपनी छठी क्लास रहेगी दोस्तों। तो यहां पे आपको जो है दोस्तों आज भी 30 प्रश्न करवाए जाएंगे जो शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी से जुड़े हुए होंगे, सूचना तकनीकी के साथ बने हुए होंगे। यकीन मानता हूं कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी सफलता में हल्का सा साथ दे रहेंगे। मैं बहुत तेज गति से करवा रहा हूं ताकि आपका समय जो है दोस्तों वो वेस्ट ना हो पाए। हाँ, इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि रीति विज्ञान की क्लास जो 9 बजे आ रही है, आज से उसका क्लास टाइम जो है थोड़ा चेंज हो सकता है। या तो दिन में आएगी या फिर वो रात को 10 बजे आएगी। इसकी सूचना मेरे व्हाट्सएप स्टेटस या फिर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ जो है दोस्तों करेक्ट कर रहे हो। तो वहां पे आपको पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। कन्हैया एजू सेंटर नाम से जो हमारा चैनल है उस पर जाकर के आपको ज्वाइन करना है। वहां पे आपको इन सब की प्रश्नों की जो है दोस्तों क्या मिल जाएगी, आंसर की है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आज हम शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी के जो 6 नंबर की सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेकर के जाता हूं आज के पहले प्रश्न पर, जो क्या कहता है दोस्तों। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? हम कंप्यूटर को 2 भागों के अंदर बांटते हैं दोस्तों। कंप्यूटर को अपन 2 भागों के अंदर बांटते हैं दोस्तों। एक भाग हार्डवेयर होता है, एक भाग जो होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर तकनीकी को अपन दोस्तों कठोर वाला भाग कहते हैं और सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं दोस्तों मृदुल वाला भाग। यानी कि ये कठोर उपागम है अनुदेशन का, और ये जो है दोस्तों वो कौन सा कहलाता है, आपका मृदुल उपागम कहलाता है। कठोर उपागम को शैक्षिक अनुदेशन प्रथम कहा जाता है, तकनीकी प्रथम कहा जाता है, जबकि मृदुल को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जिसकी चर्चा मैं पिछले 2 कक्षाओं से मैं आपको कर रहा हूं। तो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर तकनीकी की कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक कोमल तकनीकी है। ये बिल्कुल सत्य है विशेषता, ये उत्तर नहीं होगा, इसको अपन काट देते हैं। इसे अनुदेशन की तकनीकी भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ये विशेषता है। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है, ये उत्तर सही हो जाएगा। इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम नहीं कहा जाता है, इसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है। शैक्षिक टेक्निक्स 2 जो है आपके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को कहा जाता है। यहां पे आपका उत्तर 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है, यह भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्या कहता है कि इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त www का अर्थ क्या है? हम सामान्य तौर पर जब भी वेबसाइट को खोलते हैं तो एक एड्रेस के रूप में जो अपना वेब एड्रेस जो अपना आता है वहां पे बार बार लिखा होता है www। इन 3 www का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? क्या इन 3 w का मीनिंग वर्ल्ड वाइड रेसलिंग होता है, वर्ल्ड वाइड वर्किंग होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड होता है? तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया था कि एक प्रकार के जब वेब एड्रेस के अंदर www पहले लगाया जाता है दोस्तों, इसका मतलब ही यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। भाई इसका www की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैटेलाइट के आधार पर यदि आप 2 लोग आपस में कोई बात कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? कोई अंतःक्रिया कर रहे हो सैटेलाइट के आधार पर, इसको अपन क्या कहेंगे? ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या सीडी रोम? तो दोस्तों ध्यान दें कि सैटेलाइट के माध्यम से जो भी सैटेलाइट, जैसे आप मोबाइल से ही बात करते हो, एक सैटेलाइट के अकॉर्डिंग करते हो, तो दोस्तों जो कुछ भी बात आप सैटेलाइट के माध्यम से या उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण या कोई बातचीत कर रहे हो दोस्तों, इसको कहा जाता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। भी क्या कहा जाता है आपको, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर, सीडी रोम या ईमेल जो है ये आपके अंतःक्रिया का भाग नहीं कहलाता है। आप जो संप्रेषण जैसे टीवी देख करने के साथ में अंतःक्रिया कर रहे हो, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हो, इस सबको अपन कहते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? इनमें से बताना है कि आपको ऐसा कौन सा चीज है जो इंटरनेट का कोई भाग नहीं है, इंटरनेट के अंतर्गत इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन 1 प्रोटोकॉल बिल्कुल है। वक्ता या इसको अपन कह सकते हैं स्पीकर्स, वक्ता या क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको स्पीकर्स कह सकते हैं अपन।
डेटा या मॉडम। देखो मॉडम, डेटा और प्रोटोकॉल तीनों का संबंध जो है वो किससे बताया जा रहा है? आपके इंटरनेट से। लेकिन वक्ता का संबंध इंटरनेट से नहीं है। वक्ता कोई इंटरनेट का घटक नहीं है, बल्कि इंटरनेट का प्रयोगकर्ता के रूप में जो है अपन उसको कह सकते हैं, लेकिन घटक नहीं कह सकते। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही निकल करके आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? स्पीकर्स या घटक जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण का साधन नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण का साधन नहीं है, या प्रौद्योगिकी आधारित जो शिक्षण होता है उसका भाग नहीं है? आपको यह बताना है। क्रियाकलाप सहायक सामग्री, सरल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण में कंप्यूटर वाला भाग सबसे ज्यादा होता है, मेन काम उनका कंप्यूटर में होता है। तो ये कह रहे क्रियाकलाप आधारित सहायक सामग्री, ये प्रौद्योगिकी शिक्षा का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं होगा। बाकी सरल हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ये सारे भाग जो होंगे प्रौद्योगिकी एजुकेशन के अंतर्गत जो है दोस्तों उपयोग या घटक या तत्व के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो अपन किसको सही कर देंगे? क्रियाकलाप सहायक सामग्री प्रौद्योगिकी एजुकेशन का कोई पार्ट या घटक नहीं है दोस्तों। वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है? कल अपन ने एजुसेट के बारे में बात की थी दोस्तों। एजुसेट उपग्रह था, है ना, एजुकेशन सैटेलाइट जिसका पूरा नाम है। तो यहां पे आपको यह चीज बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एजुसेट का उपयोग वर्तमान में कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एजुसेट का उपयोग वर्तमान में सारी शैक्षिक संस्थाएं कर रही है जो अपने प्रदेश या देश के अंदर प्रचलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की। अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल ही एजुसेट का प्रयोग कर रहा है। एजुसेट के माध्यम से ही इनकी टेक्निक्स के जो है वो दिए जा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जितने भी आपके डाइट्स वगैरह हैं वो भी एजुसेट के माध्यम का प्रयोग करिए, तकनीकी का प्रयोग करिए। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जितने भी बने हुए वो भी प्रयोग कर रहे हैं, और ब्लॉक संस्थान केंद्र, ये जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए सब इसका प्रयोग कर रहा है। मतलब यहां पे आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी प्रयोग कर रहे हैं। ए बी सी डी सब क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। सब ऑप्शन यहां पे क्या है? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा जो है वो भी आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होगा? ये आपका वापस नहीं शब्द बोला है कि अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्नलिखित में से इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका आप प्रयोग नहीं होगा? किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों? अंतःक्रियात्मक बात की जा रही है दोस्तों, जिसमें आप एक दूसरों के साथ में इंटरफेस हो सकते हो। तो ये वीडियो आधारित सिस्टम, वीडियो सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम का प्रयोग नहीं होगा? ऑप्शन एक, वीडियो कैसेट का प्रयोग कैसे हो सकता है दोस्तों? यदि आप एक वीडियो सिस्टम के माध्यम से अंतःक्रिया करो तो उसमें वीडियो कैसेट कोई आपका महत्वपूर्ण भाग नहीं होगा, नहीं वीडियो डिस्क होगा। जब ये दोनों नहीं है तो अपन उपयुक्त सभी को क्या कर सकते हैं? वैसे ही सही कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस, ये आपको भले समझ में आ रहा है, भले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी इसका भाग नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस भी आपके एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उपयुक्त सभी यहां पे उत्तर सही हो जाएगा। भाई अंतःक्रियात्मक का मतलब वीडियो के माध्यम से अंतःक्रिया करना। तो आप इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप वीडियो के माध्यम से अंतःक्रिया कर सको। यदि वीडियो कैसेट चलाते हो तो एक पार्ट वो करिए, आप कौन सी अंतःक्रिया कर रहे हो उनके साथ में? तो ये कह रहा है कि कौन सा प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें क्या दे रखा है? उपयुक्त सभी। वाईफाई से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वाईफाई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। वाईफाई तो आज एक बहुत बड़ा भाग हो गया। वाईफाई के बिना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वाईफाई पे ठहरी हुई है। वायरल फैक्ट्री, वायरल फिडेलिटी, वेब फैक्ट्री या वेब फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? वाईफाई का नाम होता है दोस्तों, आपके सब लोगों को पता होगा वैसे तो, वायरलेस फिडेलिटी। भाई इसका सही आंसर क्या होगा आपके? वायरलेस फिडेलिटी जो है आपके वाईफाई की क्या कहलाती है दोस्तों? फुल फॉर्म कहलाती है ना। वाईफाई आज एक नॉर्मल चीज हो गई कि इंटरनेट जो है इतना व्यापक रूप में हो गया है। हालांकि सबसे ज्यादा दुष्प्रयोग करने वाला देश भी भारत है। इंटरनेट का सबसे यदि गलत प्रयोग यदि कहीं होता है तो वो भारत के अंदर होता है। लेकिन काम का प्रयोग भी बहुत हो रहा है। जैसे आप लोग इंटरनेट में का प्रयोग कर रहे हो, काम का प्रयोग कर रहे हो। कुछ लोग बिना काम से भी कर रहे हैं, जैसे अपन दिन भर व्हाट्सएप वीडियोस कॉल वगैरह, या जो जिसका यूज जहां पे नहीं होता है वहां पे वाईफाई। तो वाईफाई आजकल आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग बन चुका है। आपकी मूलभूत आवश्यकता में जो है वाईफाई आने लग गया है। तो यहां पे वायरलेस फिडेलिटी आपका आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी बात क्या कर रहा है दोस्तों? आईसीटी की बात कर रहा है कि आईटी जो है सूचना संप्रेषण तकनीकी जो है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है। बिल्कुल सही। बालकों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, उनको पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती है। ये कथन बिल्कुल सत्य, इसको अपन नकार नहीं सकते। विद्यार्थियों को निष्पत्ति बढ़ाती है, विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें भी क्या गलत हो सकता है? दोनों सही है। दोनों जैसे सही होता है अपना उपयुक्त सभी आंसर सही निकल जाता है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। राइट,
100% एक बड़े शिक्षण को, एक बड़े लेवल के एजुकेशन को जो सूचना शिक्षण की प्रमोट करती है, या अपन कह सकते हैं कि उपलब्ध करवाती है, तो उच्च स्तरीय चिंतन का भी बालकों के अंदर विकास करती है। सूचना संप्रेषण तकनीकी ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपके लाभ कहलाएंगे। यहां पे आपका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। बीएसएफ की बात करते हैं दोस्तों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संगठन में 2 प्रकार की समितियां गठित की गई है, जिसमें एक शासी परिषद और दूसरी कार्यकारिणी परिषद होता है। शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? कल अपन ने इस चीज के ऊपर बात की थी दोस्तों। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसमें 2 प्रकार की जो है समितियां बनाई जाती है। एक होती है शासी परिषद और एक जो होती है वो कार्यकारिणी परिषद होती है। शासी परिषद एक प्रकार का राजनीतिक ढांचा है, मतलब वहां के वो राजनीतिक आधार पर कंट्रोल रूम है, जबकि कार्यकारिणी जो है वो एक प्रकार का प्रशासनिक ढांचा कहलाता है। प्रशासन जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। जो शासी परिषद होता है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, जबकि उसका उपाध्यक्ष जो होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। यहां पे अगर कार्यकारिणी परिषद की बात करें दोस्तों, तो मुख्य सचिव और मुख्य उपाध्यक्ष जो सचिव जो होगा वो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो यहां पे इसने पूछा है कि आपका जो शासी परिषद होता है ना, शासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होगा दोस्तों? अध्यक्ष जो होगा वो तो कौन होगा, आपके मुख्यमंत्री, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा, आपके शिक्षा मंत्री। क्लियर? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में कल अपन ने बात की थी दोस्तों कि 1 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसे प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में जो निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन या निजी विद्यालयों के नामांकन से जो सरकार को मान्यता प्राप्त करने पर जो सरकार को राशि प्राप्त होती है, अनुदान प्राप्त होता है, उसका सारा खर्च जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत किया जाता है। और इसका यह आपको शासी परिषद और कार्यकारिणी परिषद याद रखना है। ग्रेस प्रोजेक्ट का संबंधित किससे है दोस्तों? तो आप सब लोगों को पता है कि बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से जो है दोस्तों ग्रेस को जोड़ा गया था। हालांकि ये प्रश्न आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कोई भाग भी नहीं है कि इसमें पूछा जाए, लेकिन फिर भी ग्रेस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बालिका कंप्यूटर शिक्षा का, बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ाने के लिए ग्रेस प्रोजेक्ट का क्या की गई थी दोस्तों, शुरुआत की थी। ग्रेस प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो बालिका के कंप्यूटर एजुकेशन से है दोस्तों। बालिका फाउंडेशन द्वारा नन्ही कली योजना किस जिले में प्रारंभ की गई थी? जयपुर, उदयपुर, सिरोही या डूंगरपुर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के अंतर्गत जो है दोस्तों भाई कहां की गई थी दोस्तों? यदि बात की जाए दोस्तों तो उदयपुर के अंतर्गत जो है दोस्तों आपके नन्ही कली योजना का क्या किया गया था दोस्तों? शुभारंभ किया गया था। सन की बात करूं दोस्तों तो 2006-7 के अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना से कौन लाभान्वित होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को दोस्तों प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम जो है नन्ही कली योजना चलाया गया था, जिसमें इनको 1800 रुपए की राशि जो है दोस्तों अनुदान स्वरूप दी जाती है। भाई ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन कौन आता है दोस्तों? तो उदयपुर जिले के जितने भी सरकारी स्कूल और सरकार से मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसा है वो सब इनके अंदर क्या किए गए हैं दोस्तों? आपके इंक्लूड किए गए हैं। मैंने आपको YouTube के ऊपर बालिका शिक्षा फाउंडेशन पढ़ा रखा है, उसके अंदर डिटेल से आप देखिएगा कभी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर 2006-7 में जो है दोस्तों इस योजना को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को जो है दोस्तों यहां पे 1800 रुपए की अनुदान राशि स्वरूप यहां पे दी जाती है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है भाई। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययन रत्न बालिकाओं को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? 1100, 1200, 1500 या 2500? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी बेटी योजना के तहत है ना, पहले जो थी आपके कक्षा 8 तक की बालिकाओं को जो राशि दी जाती थी वो 1100 रुपए दी जाती थी, जिसको बढ़ा करके 1000 रुपए बढ़ा दिए, उसमें और कितने कर दिए? 2100। और पहले 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को 1500 रुपए की राशि दी जाती थी, उस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया? 2500। मतलब हजार रुपए जो है दोस्तों दोनों के अंदर बढ़ा दिए। तो आपको 1 से 8 तक जो आपको याद रखना है, इसे याद रख सकते हो। कक्षा 8 तक जो आपको याद रखना है दोस्तों वो कितना याद रखना है? 2100 रुपए की राशि। और आपको 9 से 12 तक जो याद रखना है दोस्तों वो कितना रखना है? आपको 2500 रुपए की राशि अनुदान दी जाती है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही निकल करके आ जाएगा मेरे दोस्तों वो कौन सा आ जाएगा? 2500 रुपए। इस करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा।
राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको अपन शॉर्ट में सबला कहते हैं दोस्तों, भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी दोस्तों? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना की यदि बात की जाए दोस्तों, कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जो है वो राजस्थान के कुल कितने जिलों में जो है दोस्तों प्रारंभ की गई थी? तो आप लोगों को, ये सब लोगों को पता है दोस्तों कि राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना राजस्थान के 10 जिलों में प्रारंभ की गई थी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 10 जिलों में बंद भी है ना। तो 10 जिलों के अंतर्गत जो है आपकी सबला योजना का क्या किया गया था दोस्तों? शुभारंभ किया गया था। तो आपको यदि पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबला कार्यक्रम जो चलाया गया था, सबला कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था, वो राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? तो वहां पे आप जिलों की संख्याएं कितनी बताओगे दोस्तों? 10 जो होगा आपका उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिएगा अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न की ओर। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन यानी कि BSF जो है वो काम नहीं करता है? बालिकाओं को 100% नामांकन और ठहराव पर बल देना, यह तो 100% है, इसका उत्तर नहीं हो सकता। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों पर अध्यापिकाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना, बिल्कुल सत्य है। बालिकाओं की शिक्षा संबंधी आर्थिक बाधा समाप्त करना, यह भी बिल्कुल है। चौथा आंसर सही हो जाएगा, बालिका शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक बाधा को समाप्त करना, है ना। इसके ऊपर जो है आपका BSF किसी भी प्रकार से क्या नहीं देता है दोस्तों? जोर नहीं देता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारिणी परिषद का सभापति कौन होता है भाई? मैंने अभी बताया था, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यकारी का जो सभापति होता है वो कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है ना। अभी शासकीय परिषद और कार्यकारी परिषद की बात की थी अपन ने। शासकीय परिषद में कौन आ रहा था? मुख्यमंत्री। यहां पे कौन आएगा? आपका मुख्य सचिव। आपका आंसर यहां पे सही हो जाएगा, अभी चर्चा की थी। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से पात्र अध्ययन रत्न बालिकाओं को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? 1100, 1200, 1400 या 2500? अभी अपन ने उत्तर पढ़ा था 2500। कक्षा 8 तक की बालिकाओं को 2100 और बाकी को जो मिलती है वो कितनी मिलती है दोस्तों? 2500। कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? ये बालिका प्रोत्साहन योजना की बात कर रहा है। बालिका प्रोत्साहन योजना की क्या कर रहा है दोस्तों? बात कर रहा है। तो जब कभी भी अपने सामने बालिका प्रोत्साहन योजना आती है तो हम सब लोगों को पता है कि हमारे दिमाग में आ जाती है बसंत पंचमी। गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो दिया जाता है वो दोनों कब दिए जाते हैं दोस्तों? आपके बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं। उसमें 6000 की राशि दी जाती है। वहां पे 10वीं कक्षाएं हैं, यहां पे 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को 5000 रुपए की राशि जो है दोस्तों एक मुश्त उपलब्ध करवाई जाती है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत। तो यहां पे आपका उत्तर 2000, 3000, 4000 या 5000, तो आप आंख बंद करके 5000 के ऊपर क्या कर दोगे? सही कर दोगे। यहां पे आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5000। देखिएगा REI का पूरा नाम क्या है? राजस्थान शिक्षा में पहल, राजस्थान शैक्षिक संस्थान, राजस्थान शैक्षिक उद्योग या क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। देखिए वैसे तो आपके हिंदी में नाम आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि जब भी आपके सामने REI का नाम आता है तो R का मतलब जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? यहां पे राजस्थान, और इस E का मतलब होता है यहां पे एजुकेशन, और आपके यहां पे I का मतलब होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट। भाई क्या होता है दोस्तों? इंस्टीट्यूट। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। लेकिन हिंदी वाले नाम है तो इनको वैसे ही काट दो आप। तो ये याद रखना, राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट REI की फुल फॉर्म होती है। राजस्थान शिक्षा की पहल कार्यों में कितनी धारा है? कल अपन ने बात की थी राजस्थान शिक्षा की पहल कार्यक्रम जो स्विट्जरलैंड की एक मीटिंग से जो है दोस्तों ये राजस्थान में शिक्षा की पहल जो है शुरू होती है और इसका संस्थान जयपुर में खोला जाता है। तो यहां पे आपको बात रखनी है, इसमें कुल कितनी धाराओं को सम्मिलित किया गया है? धारा एक धारा को, 2 धारा को, 3 धारा को या 4 धारा को दोस्तों जो है इसके अंदर जो है दोस्तों आपको सम्मिलित किया गया है, आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहां पे केवल 2 धाराएं हैं। कितनी धाराओं को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? 2 धाराओं को। दोनों ICT से जुड़ी हुई है। ICT की बात करें दोस्तों, ICT मतलब अपन बात करें दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पे यदि अपन बात करें दोस्तों तो पहली धाराएं जो होगी वो तो कौन सी होगी आपके? एक तो होगी आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, और दूसरी हो जाएगी नॉन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स। 2 धाराएं जो है दोस्तों आपके इसके अंदर जोड़ी गई हैं। एक तो कौन सी हो जाएगी? आपके ICT, दोनों ICT वाली है। एक तो होती है आपके तकनीकी यानी कि
तकनीकी से जुड़ी हुई संप्रेषण क्षमता और एक तकनीकी से नहीं जुड़ी हुई, दोनों चीजों की दो धाराएं जो है दोस्तों यहां पे बनाई गई थी राजस्थान में शिक्षा की पहल करने के लिए। टेक्निक्स को भी जोड़ेंगे और परंपरागत को भी ध्यान रखेंगे। तो दो धाराएं आपको याद रखनी है ना दोस्तों। कौन कौन सी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम और दूसरी हो जाएगी नॉन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स। ये दोनों आपकी क्या जोड़ी गई है दोस्तों? दो धाराएं राजस्थान शिक्षा की पहल में आपको याद रखनी है। राजस्थान शिक्षा की पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा उद्देश्य जो मुख्य नहीं है दोस्तों? लैंगिक भेदभाव को कम करना, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा देना, जातिगत भेदभाव बालिकाओं के शिक्षण पर खत्म करना, इस सब के ऊपर दोस्तों ध्यान दिया है। वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी शिक्षा देना, तकनीकी शिक्षा देना, सबसे ऊपर जोर दिया है। लेकिन ठहराव को सुनिश्चित करने के ऊपर इसने कोई जोर नहीं दिया। ये कह रहा है कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों? ठहराव को सुनिश्चित करना कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान शिक्षा पहल के अंतर्गत ऐसे कई कार्यक्रमों को ऐड कर लिया गया है जिसमें ठहराव और नामांकन के ऊपर जोर दिया गया था। लेकिन मुख्य उद्देश्य जब कभी भी पूछेगा तो ये आंसर आपका अपना यहां पे क्या नहीं होगा दोस्तों? कभी भी सही नहीं हो सकता है। आइएगा आरईटी कैसे हो गया दोस्तों, है ना? आदमी की गरीबी अगर देखी जाए दोस्तों तो यहां आपको यह देखना चाहिए। आपको यहां पे बताना है दोस्तों कि एसएमसी को जो है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया है आपके सामने दोस्तों? आरईटी 2009 यानी कि आरईटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति को क्या किया गया है दोस्तों? जोड़ा गया है। आपको यह बताना है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन समिति की जब कभी भी अपन बात करते हैं दोस्तों तब आपका उत्तर एक साथ में आ जाता है दोस्तों। यहां पे आपका उत्तर जो सही निकल करके आ जाएगा दोस्तों वो कौन सा निकल करके आ जाएगा दोस्तों? धारा 21। एसएमसी की बात जो की गई है दोस्तों वो कहां की गई है दोस्तों? तो एसएमसी की बात जो है दोस्तों अपने की गई है वो कहां की गई है दोस्तों? तो वो अपन को ध्यान रखना है दोस्तों। आरटी की धारा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी आपके धारा 21 के अंतर्गत जो है दोस्तों इसकी क्या की गई है? आपके बात की गई है। आपको क्या करना है दोस्तों? इसका ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों आरटीई की धारा, है ना? विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संस्था प्रधान या अधिभावक? एसएमसी का सचिव कौन होता है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एसएमसी का जो संस्था प्रधान होता है वो पदेन सचिव होता है। जो पद पर होगा वही सचिव होगा, जो भी पद पर होगा उस वक्त, है ना? जो उस वक्त पद पर होगा वही उसका क्या कहलाएगा दोस्तों? सचिव कहलाएगा। तो उस वक्त विद्यालय का जो भी संस्था प्रधान होगा, जो भी उस वक्त का जो संस्था प्रधान होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा आपको? है ना? वो भी क्या कहलाएगा आपको? संस्था प्रधान जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सचिव कहलाएगा। अभिभावक जो है उसका अध्यक्ष होता है। ये आ गया। एसएमसी का अध्यक्ष किससे बनाओगे दोस्तों? जो 16 लोगों की टीम बनेगी उसी में से एक अभिभावक को क्या कर लिया जाएगा दोस्तों? चयन कर लिया जाएगा और वही उसका क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। उपाध्यक्ष भी अभिभावक ही बनेगा। सचिव जो होगा वो कौन बनेगा? विद्यालय का संस्था प्रधान बनेगा। यदि किसी कारणवश विद्यालय में कोई संस्था प्रधान नहीं है तो विद्यालय का जो भी वरिष्ठ अध्यापक होगा उसको सचिव के पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा। तो यहां पर आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो अभिभावक हो जाएगा। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? एसएमसी के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, बालक के द्वारा या संस्था प्रधान? तो हम सब लोग जानते हैं कि विद्यालय विकास योजना तैयार करने का काम एसएमसी का है कि विद्यालय को कैसे डेवलप किया जाएगा, कौन सा पैसा कहां खर्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी, इस पूरे शेड्यूल को जो मॉनिटरिंग करता है वो कौन करता है दोस्तों? एसएमसी करती है। तो विद्यालय विकास योजना तैयार कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो एसएमसी जो होती है, आपके स्किल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है उसके द्वारा जो है दोस्तों ये तैयार की जाती है। वर्तमान में एसएमसी के कुल कितने सदस्य? 14, 15, 16 या 17? तो आपको ध्यान रखना है कि एसएमसी के अंदर कुल 16 सदस्य जिसमें 50% सदस्यता की जो है महिला सीटों को आरक्षित किया गया है। यानी कि 8 सीटों पर जो है दोस्तों वो प्रतिनिधित्व कौन करेगी? महिलाएं करेगी। 50% जो संख्या है उनके लिए आरक्षित की गई है, रिजर्व है दोस्तों महिलाओं के लिए। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक है? 75%, 45%, 50% या 70%? तो आप सब लोगों को पता है कि 50% महिलाओं को यहां पे क्या किया गया है दोस्तों? एसएमसी के अंतर्गत जो है दोस्तों उनको क्या किया गया है? आरक्षित। मैंने एसएमसी बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है, बहुत ज्यादा बच्चों ने देख भी रखी है और आप यूट्यूब के पुराने मेरे जो वीडियोज हैं उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप एसएमसी, एसडीएमसी वगैरह को पढ़ सकते हो। मैंने बहुत डिटेल से जो है इनको पढ़ा रखी है। तो 50% यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
एसएमसी प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक कब होनी चाहिए? पूर्णिमा को, प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शुक्रवार को या अमावस्या को? तो दोस्तों आप सब लोगों को ध्यान है कि कार्यकारिणी की बैठक होती है आपके प्रत्यक्ष अभिषेक। साधारण सभा जो होती है उसकी प्रत्येक 3 माह में होती है ना। राजस्थान में 3 बैठकें संचालित की जाती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि अमावस्या के दिन बैठक होती है कार्यकारिणी की। यदि मान लीजिए कि अमावस्या के दिन किसी कारणवश अवकाश मिल जाता है तो अगले दिन जो भी कार्य वाला दिन होगा, जिस दिन विद्यालय संचालित होगा, उस दिन उस बैठक को क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। कोरम में कितनी संख्याएं होती है, कितनी सदस्यों का होना जरूरी है, कोरम कब होगा, वापस कोरम रद्द होने पर नया कोरम कब आयोजित किया जाएगा, क्या उसमें भी गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, ये सारी डिटेल्स जो है मैंने आपको थ्योरी क्लासेस या पहले जो अपनी इससे पहले जो शैक्षिक परिदृश्य की सीरीज चली थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बता रखी है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? क्या प्रत्येक महीने में होनी चाहिए, प्रत्येक माह के आखिरी दिन, 3 माह में एक बैठक या 4 माह में एक बैठक? तो आपको ध्यान है कि एसएमसी के अंतर्गत जो है दोस्तों 3 माह में एक बैठक का होना जरूरी है। राजस्थान में भी 3 बैठकों का आयोजन अभी तक किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसएमसी के अंतर्गत जो है आपके साधारण सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में होती है और कार्यकारिणी की यदि बात की जाए तो प्रत्येक अमावस्या के दिन इनकी बैठक होती है। दोनों बैठकों के अंदर गणपूर्ति का होना अनिवार्य होता है। यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो 7 दिन बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी और 7 दिन बाद जब भी बैठक का वापस बुलावा होगा या 7 दिन बाद जब भी बैठक होगी उसमें गणपूर्ति अनिवार्य नहीं होगी। वो बैठक अपने आप में मान्य मानी जाएगी, कोरम अपने आप में क्या माना जाएगा? उपलब्ध माना जाएगा। ये थे दोस्तों आज की क्लास के 30 प्रश्न जिसके ऊपर अपन ने चर्चाएं की। यकीन मानता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। पीडीएफ जो है टेलीग्राम जो है अपना ज्वाइन कर ले, नहीं मिल रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने चल रहा है, इससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्लास की जो डिटेल्स जो है वो आपके लिए कहीं न कहीं फायदेमंद रहेगी। अपन कल फिर मिलेंगे नए 30 प्रश्नों के साथ में इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद एंड गुड बाय।